शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट पहल अब पढ़ाई नहीं रुकेगी पर नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर के समर्पित, सक्रिय एवं नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए हमारे सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण के प्लेटफॉर्म पर हमारी आज दिनांक 4 नवंबर की लर्निंग निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के तीसरे मॉड्यूल पर आधारित है। और इस मॉड्यूल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विषय के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सुजाता पंड्या मैम शासकीय एकीकृत हाई स्कूल रामपुर जबलपुर में पदस्थ हैं। साथ ही एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित श्रद्धा अग्रवाल मैम। श्रद्धा जी शासकीय माध्यमिक विद्यालय पोली पाथर जबलपुर में पदस्थ है। तो आज की इस बेहतरीन चर्चा के प्रारंभ में मैं श्रीवास्तव विकासखंड अकादमिक समन्वयक नगर शिक्षा के लिए जबलपुर हमारे विषय के एक्सपर्ट द्वय सुजाता पंड्या मैम, श्रद्धा अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आप सभी YouTube में जुड़े हुए जिज्ञासु शिक्षक साथियों का भी भावभीना स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए इस वृहत विषय पर बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा करें। इस मॉड्यूल के बारे में सारे इन एंड आउट्स को जानें। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं निष्ठा के ऑनलाइन जो हमारा प्रशिक्षण है उसके मॉड्यूल 3 पर, जो कि विद्यालयों में स्वास्थ्य और कल्याण विषय पर आधारित है। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और बात हम शुरू कर रहे हैं श्रद्धा जी के साथ कि श्रद्धा जी, जिस मॉड्यूल पे हम बात कर रहे हैं विद्यालयों में स्वास्थ्य और कल्याण, यह मॉड्यूल किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है? तो श्रद्धा जी इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे साथियों को बताइए। नमस्ते सभी को। ये हमारा प्रथम चरण का तीसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है विद्यालयों में स्वास्थ्य और कल्याण। प्रथम 2 मॉड्यूल के बाद ये मॉड्यूल हमारा पूर्व मॉड्यूल की तरह ही कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। अब इन उद्देश्यों को हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं और इस मॉड्यूल को पूरा पढ़ने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद जो इसके उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से ही हम प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रयासों से। तो मैं इस मॉड्यूल के प्रमुख जो उद्देश्य हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। जैसे मॉड्यूल का नाम ही है स्वास्थ्य और कल्याण, तो हमें प्रथम उद्देश्य हमारा यही है कि हम स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में सक्षम हो पाएंगे इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। इसके उपरांत हमारा अगला उद्देश्य होगा शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ इस मॉड्यूल के द्वारा और अधिक विकसित और सुदृढ़ हो पाएगी। अगला उद्देश्य हमारा है भावनात्मक कल्याण। भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को हम समझ पाएंगे। इसके उपरांत हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाने की आदतों और स्वच्छता के विषय में भी हम इसके महत्व को समझने और अपने छात्रों में इन बातों को डालने में कैसे हमें डालना है, कैसे बच्चों में इन बातों का समावेश करना है, उसकी समझ हमारी इस मॉड्यूल के उपरांत विकसित हो जाएगी। इसके अलावा जो इस मॉड्यूल के उद्देश्य हैं उनमें हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि बच्चों में जो हिंसा और उत्पीड़न है उसके प्रति उनको सचेत करना और उनको सावधान रहने के उपायों से हम अवगत करा पाने में सक्षम होंगे। साथ ही विभिन्न विषय हैं जैसे कि कला है, विज्ञान है, इन विषयों को समेकित करते हुए किस प्रकार से स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा बच्चों में विकसित की जा सकती है, ये मॉड्यूल इस उद्देश्य को पूर्ण करने में भी हमें सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा एक अंतिम उद्देश्य जो है वह यह है कि वर्तमान में मीडिया, इंटरनेट और जो विभिन्न गैजेट्स हम सभी उपयोग करते हैं उनका सुरक्षित उपयोग करने की समझ हम बच्चों में विकसित कर पाने में
सक्षम होंगे। ये कुछ इस मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सुजाता मैम, आगे जी बढ़ते हुए अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मॉड्यूल में प्रस्तुत विषय सामग्री की रूपरेखा पर आप प्रकाश डालें। सुजाता मैम। जी, धन्यवाद सर। जैसा कि अभी श्रद्धा मैडम ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है, उन्होंने उद्देश्य बताए हैं। जब भी अपन कोई कार्यक्रम करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उसके सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होते हैं, फिर उसके बाद हमें उसको क्रियान्वयन कैसे करना है उसके लिए रूपरेखा बनानी पड़ती है। तो इस मॉड्यूल के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं पर ये पूरा मॉड्यूल आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा। दूसरा बिंदु है शारीरिक विकास और रूपरेखा का तीसरा बिंदु है भावात्मक एवं मानसिक कल्याण। चौथा बिंदु है स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता। पांचवा बिंदु है विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा को कैसे समेकन किया जाए, इस पर उसमें चर्चा की जाएगी। और छठवां और अंतिम बिंदु है सामग्री की रूपरेखा के लिए कि विद्यालयों में सुरक्षा एवं निर्भयता को कैसे बढ़ाया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो पूरे 6 बिंदु हैं, इन्हीं को लेकर के पूरा मॉड्यूल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। सुजाता मैम ने अपने विषय सामग्री की रूपरेखा में श्रद्धा जी बताया है कि पहली रूपरेखा जो है वो स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा पर बेस्ड है। तो कृपया क्या आप इसे अच्छे से स्पष्ट करेंगी हम लोगों के समक्ष? जी सर, बिल्कुल। ये हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम है स्वास्थ्य और कल्याण, यानी विद्यालयों में स्वास्थ्य और कल्याण। तो इस संपूर्ण मॉड्यूल का ही एक मैं संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। जिस रूपरेखा में मैडम ने बताया है उसी रूपरेखा में ही आगे बढ़ते हुए इस मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि स्वास्थ्य और कल्याण, ये हमारा पहला उद्देश्य भी है कि हमारी स्वास्थ्य और कल्याण की जो हमारी समझ है वो विकसित हो। वर्तमान की जो परिस्थिति है हम कई महीनों से फेस कर रहे हैं हम सभी, उसमें स्वास्थ्य का महत्व हम सभी के लिए बहुत ही प्रासंगिक हो चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा, एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जहां तक स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है, जिसमें जो एक प्रकार का विकास है उसकी बात की जाती है, जबकि ये भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंधित होता है। अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बिल्कुल किसी प्रकार की उसमें बीमारी नहीं है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, तो ये गलत धारणा होगी, क्योंकि स्वास्थ्य भावनात्मक भी होता है, मानसिक भी होता है, और इन सभी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही हम स्वास्थ्य को परिभाषित करने में सक्षम हो पाते हैं। ये मॉड्यूल हमें इस अवधारणा को बेहतर समझने में आगे मदद करेगा और साथ ही वृद्धि और विकास, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी जन्म लेने के साथ ही और वृद्धावस्था तक चलती है, तो इस वृद्धि और विकास की धारणा को बच्चों में कैसे विकसित करना है, इसकी समझ विकसित कैसे करना है, इससे संबंधित रूढ़ियां क्या हैं, बच्चों में किस प्रकार की इससे संबंधित मानसिकताएं या डेवलप होती हैं, उन सब का क्या समाधान हमें करना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम इस मॉड्यूल में जानते हैं। इसके अतिरिक्त भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस मॉड्यूल में समावेश है कि भावनात्मक रूप से हम बच्चों को किस प्रकार से परिपक्व कर सकते हैं, भावनात्मक जो मुद्दे हैं और जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उसको किस प्रकार से बच्चे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस दिशा में एक टीचर का क्या योगदान होना चाहिए, एक टीचर किस प्रकार से उनको सही मार्गदर्शन कर सकता है, ये मॉड्यूल हमें ये समझ विकसित करने में सहायक होता है। साथ ही स्वस्थ आदतें और भोजन की जो एक स्वस्थ आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और बच्चों में स्वस्थ आदतों को डेवलप करने में एक शिक्षक किस प्रकार से अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, ये मॉड्यूल हमें इसकी विस्तृत समझ प्रदान करता है। साथ ही जो हमारे विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता के मुद्दे हैं, जिसमें हमारा बच्चा जब स्कूल आए और एक प्रकार का सुरक्षित वातावरण महसूस करे, साथ ही उसके जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं के प्रति वो अवेयर हो और
उसका सामना करने की एक क्षमता डेवलप हो, इस दिशा में हमें शिक्षक का क्या मार्गदर्शन उन्हें देना चाहिए, किस प्रकार के हम अपनी गतिविधियों को रखें जिससे हमारा बच्चा अब इन चीजों के प्रति उसकी समझ विकसित हो। तो ये मॉड्यूल हमें इन चीजों के लिए बेहतर समझने में मदद करता है। तो कुल मिला के ये जो संपूर्ण मॉड्यूल है स्वास्थ्य और कल्याण, वो हमें स्वयं एक व्यक्ति के रूप में, यानी हम स्वयं अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत करता है, स्वस्थ आदतों के प्रति जागरूक करता है, और साथ ही हमें इस बात का भी आह्वान करता है कि हमें बच्चों में इन आदतों को कैसे विकसित करना चाहिए और हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए। ये मॉड्यूल हमें ये बताता है। जी सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। इस मॉड्यूल में एक बात आई है कि स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चिंता शारीरिक वृद्धि और विकास की होती है। तो सुजाता मैम, आपसे हमें यह जानना है कि शारीरिक वृद्धि और विकास से इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास प्रत्येक व्यक्ति में होता है, और खास तौर पे जब हम एक शिक्षक हैं और स्कूली जीवन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास बच्चा जो है 3 साल की उम्र से लेकर स्कूल में 18 साल की उम्र तक रहता है, और बच्चे का अधिकतम शारीरिक और मानसिक और भावात्मक विकास इस उम्र की अवधि में ही होता है। तो इसी बीच में किशोरावस्था भी आती है। किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उनमें जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति बच्चे कुछ चिंतित होते हैं, और उनमें कुछ शर्म की भावना भी विकसित हो जाती है। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। हम बच्चे को ये बताएं कि ये जो परिवर्तन है वो पूरे प्राकृतिक हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस समय माता पिता, घर के अन्य सदस्य जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका ध्यान रखें कि बच्चा कहीं इस समय अकेला तो नहीं महसूस कर रहा है, उसके मन में कुछ ऐसी भावनाएं तो नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उसे ये समझाएं कि ये सबके साथ है। और किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो जीवन के बाकी चरणों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो हमें शिक्षक को और माता पिता को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा इस समय अकेला ना रहे, और उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, और उसको ये समझाया जाए कि सभी परिवर्तन एक साथ नहीं होते, उनकी गति भी अलग अलग होती है हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, और वो अलग अलग समय पर होती है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और भावात्मक विकास जरूरी नहीं हो कि वो साथ साथ हो। कोई विकास पहले हो सकता है और किसी में कोई विकास बाद में हो सकता है। तो ये व्यक्ति के हिसाब से इनमें भिन्नता होती है। तो इसमें शिक्षक की बहुत महती भूमिका होती है कि उसके पास बहुत समय तक बच्चा रहता है, तो उसको उस विषय में अवेयर करें और उसको ये समझाएं कि ये सारे परिवर्तन प्राकृतिक हैं, उससे वो घबराए नहीं। सुजाता मैम जो बात कर रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा जी, आपसे हमें जानना है कि जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के संदर्भ में शिक्षक और छात्र दोनों को ही किन बातों की जानकारी आवश्यक है, जो कि इन मॉड्यूल में चर्चा की गई। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि जैसा अभी बात की कि वृद्धि और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह बाल्यावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर युवावस्था और अंत में वृद्धावस्था में जाता है। और इस दौरान बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों के साथ साथ हमें स्वयं को भी, शिक्षकों को भी कुछ बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और उस जानकारी को हमें बच्चों में भी प्रेषित करने की आवश्यकता है। जैसे हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो परिवर्तन है वो स्वाभाविक है, ये कोई किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति की देन है। इसको हमें सहज स्वीकार करने की आवश्यकता है और इनको आनंद लेकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये
गॉड गिफ्ट ना एक प्रकार से, चाहे लंबाई हो, चाहे वजन हो, आकार प्रकार हो, किसी तरह का भी परिवर्तन है, उसको हमें सरल सहज तरीके से स्वीकार करना चाहिए, हमें स्वयं को भी, और यही मार्गदर्शन हमें बच्चों को भी देना चाहिए। इसके अलावा सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते, जैसे अभी सुजाता मैडम ने कहा। कुछ परिवर्तन, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास शारीरिक बस नहीं होता, मानसिक भी होता है और भावनात्मक विकास भी होता है, और ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। कई बार होता है कि शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से हो जाता है, लेकिन मानसिक या भावनात्मक विकास होने में समय लगता है। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा नाटा रह जाता है, लेकिन उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो चुका होता है। तो कह सकते हैं कि ये परिवर्तन अलग अलग होते हैं। ये भी हो सकता है कि दो बच्चे एक ही उम्र के हों, लेकिन उनमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन एक समान ना हुए, तो बच्चों में इस कारण से बहुत ज्यादा हीन भावना डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं उनको अपने में कमी महसूस होने लगती है दूसरे बच्चों को देख करके, और वो झिझक, शर्म या उपहास का पात्र बनने लगते हैं। तो हमें इन रूढ़ियों को हटाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, और एक टीचर होने के नाते उनको सही दिशा पे ले जाने का प्रयास करना है। इसके अलावा बहुत से जीवन के कुछ बदलाव पूर्वानुमानित है होते हैं। पूर्वानुमानित मतलब हमको इसका अनुमान होता है कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है विकास के लेकर, तो हम समय रहते उसकी कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हम उसके लिए कुछ अगर अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं तो हमें उसको करना चाहिए। हमें उसको मैनेज करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। साथ साथ बच्चों में, क्योंकि वो जैसे मैंने अभी कहा कि वो परिपक्व होते हैं, तो तुलनात्मक रवैया भी बच्चों में डेवलप होने लगता है। वो एक दूसरे से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। कोई बच्चा ज्यादा लंबा है, किसी की आवाज, अगर लड़का है लेकिन लड़कियों जैसी आवाज उसकी है, पतली है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में मानसिक कुंठा उत्पन्न होती है। तो ऐसी बातों के प्रति हमें बच्चों को सचेत करना चाहिए कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें ये अनवरत चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, बदलाव होंगे। वो आप आपस में एक दूसरे में वैमनस्य की भावना ना उत्पन्न हो, इस दिशा में हम टीचर्स को एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बच्चों का उचित मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। साथ ही में जो पूर्वाग्रह होते हैं लड़के या लड़कियों के प्रति जो भी हैं, या विकास के प्रति, उन पूर्वाग्रह के प्रति भी हमें उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि वो ऐसे पूर्वाग्रह ना पालें और इस विकास का आनंद लें, और मतलब एक निश्चित गति से आगे की ओर बढ़ते जाएं। जी सर। हमारे समाज में शारीरिक विकास के संबंधित बहुत सारे मिथक हैं। उनको स्पष्ट करने के लिए मॉड्यूल में बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं। तो सुजाता मैम, कुछ बातें उदाहरण सहित आप स्पष्ट करना चाहेंगे इस मंच पे? जी बिल्कुल सर। क्या होता है, जानकारी के अभाव में कई बार गलत धारणाएं बच्चे अपने मन में पाल लेते हैं, और समाज में कुछ रूढ़ियां पहले से चली आ रही होती हैं, और वो घर में उन पर चर्चा होती है तो बच्चे अपने मन में उसको पाल लेते हैं। इसको दूर करने के लिए केस स्टडी का जिक्र किया गया है मॉड्यूल में। एक केस स्टडी बताई गई हुई है। राज और मिहिर नाम के दो बच्चे हैं, वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, मिहिर की आवाज कुछ शायद सॉफ्ट है, लड़कियों की तरह है, थोड़ी सी नाजुक है। तो राज उसको चिढ़ाता है पूरे टाइम कि तेरी आवाज लड़कियों जैसी है, और तेरे ओंठ के ऊपर तो बाल ही नहीं है, मेरे पापा तो मुझे शेर कहते हैं, मैं तो मर्द हूं, और तू तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है। तो ये जो केस स्टडी हमारे सामने रखी गई है, इससे हमें कुछ चिंतन की आवश्यकता है कि इस ऐसे समय में माता पिता और शिक्षक क्या कर सकते हैं। वो मिहिर घर जाके अपनी माता से ये पूछता है कि राज ऐसा दिखता है और मैं ऐसा दिखता हूँ, राज की आवाज ऐसी है और मेरी आवाज पतली है, तो ये अंतर क्यों है, वो मुझे चिढ़ाता है। तो ऐसे समय में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर मॉड्यूल में चर्चा की गई है कि वो उन्हें समझाएं कि ये परिवर्तन सब में अलग अलग होते हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ समय बाद, 2-4 महीनों बाद, 1 वर्ष बाद तुम्हारी आवाज भी मिहिर राज जैसी हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें शिक्षक की भूमिका यह है कि कक्षा में वो
इन चीजों पर चर्चा करें और सबका एक दूसरे से तुलना इस तरह से ना करें, और सब तुलना इस तरह से करें कि देखो ये इसकी आवाज भी अलग है, ये छोटा है तुमसे, ये बड़ा है, तुम सब एक ही उम्र के हो। तो ये जो परिवर्तन है ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो जो बच्चे के मन में चिंता है, हीन भावना है, ये सब दूर की जा सकती है। इस मॉड्यूल में शारीरिक स्वास्थ्य और उसके घटकों की बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। श्रद्धा जी, इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद इस आधार पर हमारी क्या समझ बनती है? जी सर, जैसे अभी मैंने पहले ही एक क्वेश्चन में कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य का यहाँ तात्पर्य वजन का बढ़ना या ऊंचाई का बढ़ना या वृद्धि और विकास बस अकेला नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का यदि हम समग्र रूप से परिभाषित करें तो एक प्रकार से ये शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक रूप से तो स्वास्थ्य नहीं, साथ ही मानसिक रूप से मजबूत हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो और मानसिक रूप से सतर्क हो। मतलब इन तीनों चीजों का समावेश होना तभी कहलाएगा कि आप स्वास्थ्य की दिशा में हो या स्वस्थ हो। तो इन चीजों को हमें बेहतर तरीके से समझना है और हमें यह भी कोशिश करनी है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं जिनके माध्यम से इनको बढ़ाया जा सकता है, इनको उन्नत किया जा सकता है, चाहे वो हमारी मानसिक सतर्कता हो, चाहे भावनात्मक रूप से मजबूती हो या शारीरिक रूप से स्वस्थता हो। तो ऐसी कई गतिविधियां हैं, खेल कूद के माध्यम से हम बच्चों को करा सकते हैं और बहुत से रुचिकर कार्य हैं जिनको वो करके अपनी इस जो वृद्धि की को बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें वृद्धि की दर को विकसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं घटकों की। कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे एक शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हम कह सकते हैं। अब इनमें घटकों के नाम जो इस मॉड्यूल में दिए गए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे पहला घटक है शक्ति। शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमें विज्ञान की कार्य करने की दर की परिभाषा याद आती है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बच्चों को बताते हैं। बिल्कुल इसी को अगर हम परिभाषित करें कि कार्य कौन करता है, हमारा शरीर ही तो करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां करती हैं। तो ये शक्ति क्या है? हमारे शरीर की मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता ही है। किसी प्रतिरोध के प्रति, किसी बाधा के प्रति जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी मांसपेशियों की क्षमता को ही हम शक्ति से परिभाषित यहाँ किया गया है। दूसरा है घटक इसका गति। गति आप ये समझिए कि चाल परिवर्तन की दर, जिसको हम कहते हैं चाल परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो गति भी यहाँ पर हम बच्चों की गति की अगर हम बात करें तो कोई बच्चा यदि एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित दूरी को पार करने में, पहुंचने में जितना कम समय लगाएगा उतना ही उसकी जो गति होगी वो अधिक होगी। जैसे मान लीजिए 100 मीटर का एक आपका ग्राउंड है, तो कोई बच्चा उसको जितने कम से समय में पार कर लेगा या पहुंच जाता है तो वो उसकी गति से परिभाषित किया जाएगा उसका स्वास्थ्य। इसके अलावा अगला घटक है इसका धैर्य। धैर्य शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर जो किया गया है वो इस स्थिति में है कि व्यक्ति जब थक जाता है, यानी थकान की स्थिति में भी लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक गतिविधियों को हम यहाँ पर धैर्य के रूप में परिभाषित किया गया। अगला है लचीलापन। यहाँ लचीलापन से तात्पर्य है कि हमारे जो बॉडी की जो ज्वाइंट्स हैं, जैसे गर्दन का ज्वाइंट्स होता है जिससे हमारी गर्दन मूव करती है, या कहते हैं हाथों के जो ज्वाइंट हैं, कोहनी के जो ज्वाइंट है, या तो ये सारे जो ज्वाइंट हैं ये कितनी गतिशीलता से कार्य करते हैं, तो उसको हम कहेंगे लचीलापन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि यदि हमारा शरीर लचीला तो हमारी जो है तो हमारी गतिविधियां भी क्या होंगी, बहुत तेज होंगी। तो उसी तारतम्य में लचीलेपन को परिभाषित किया। अगला जो है चपलता। चपलता से भी यहाँ पर जो तात्पर्य है मॉड्यूल के अनुसार वो है तीव्रता से हिलना डुलना, तीव्रता से हिलना होना और शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो चपलता के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं प्रत्येक गुण को विकसित करने के लिए, चाहे वो आपकी चपलता हो या लचीलापन हो, धैर्य हो या फिर गति, या फिर जिसकी बात अभी शक्ति की बात करी। तो इन घटकों को वृद्धि करने के लिए बहुत सी गतिविधियां भी होती हैं
उनको कराया जा सकता है, जैसे मांसपेशियों के लिए पुशअप कराना। तो ये सारी गतिविधियां, या फिर बच्चों की गति की क्षमता देखने के लिए हम उनको दौड़ने का अभ्यास कराएं। तो इससे क्या होगा कि हमें पता भी चलेगा कि बच्चा कितना शारीरिक रूप से स्वस्थ है, और कई एक्सरसाइज वगैरह भी करा के हम उसके इस गुण का विकास बच्चों में कर सकते हैं। जी सर। सुजाता मैम, श्रद्धा मैम, आप लोगों से बात के दौरान एक बात तो स्पष्ट हुई है कि जब भी समग्र स्वास्थ्य की बात आ रही है तो इसमें आप बात कर रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, बात कर रहे हैं भावनात्मक स्वास्थ्य की। मतलब ये सारी चीजें मिलकर ही हमारे समग्र स्वास्थ्य को इंगित करते हैं। तो अब सुजाता मैम, जानना आपसे ये है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व भी इस मॉड्यूल में आया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी सर, बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। योग ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, भारतीय संस्कृति का उदाहरण है। योग पूरा भारत में फैला हुआ है और आज पूरे विश्व में फैल गया है। योग का समग्र विकास में बहुत ज्यादा महत्व है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं आसान है, अपितु मानसिक और भावात्मक विकास के लिए भी ये अपना योगदान देता है। योग जो है वो केवल आसन नहीं है, उसमें प्राणायाम, यम, आसन, मुद्रा, बंध और क्लींजिंग एक्टिविटीज होती है, यानी जल नेति, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यदि बच्चा या हम योग करें तो हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक विकास होता है और भावात्मक विकास भी होता है, और ये पूरा सकारात्मक हमारे मन को बना देता है। योग करने से हमारी सहन शक्ति, धैर्य की शक्ति और दूसरों के प्रति दया की भावना हमारे मन में विकसित होती है। तो ये बच्चों में इसका पूरा अच्छे से विकास हो सकता है। लेकिन योग करने के भी कुछ नियम हैं, इन्हें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके निर्देश भी मॉड्यूल में दिए गए हैं। तो योग हमेशा सुबह या शाम करें, खाली पेट, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद करें। योग करते समय ढीले कपड़े पहने। एक वज्रासन ऐसा है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी करते हैं और इसे करना चाहिए। इसे शुद्ध हवा में, प्राकृतिक हवा में करें, बंद कमरे में नहीं करें, खुली हवा में करें। और श्वास का प्रबंधन इसमें जरूर करें कि प्राकृतिक सांस लें। इसमें मॉड्यूल में एक योग के विषय में एक पुस्तक भी बताई गई है कि आप इसे पढ़ें और उससे आप अपने योगासन को कर सकते हैं। पुस्तक का नाम है योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका। ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है ये पुस्तक, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में बहुत सहायक होता है योग। इससे हमारा पूरा समग्र विकास, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास तीनों सम्मिलित हैं, योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको शाला में बिल्कुल करवाएं, जरूर करवाएं। जी धन्यवाद सर। सुजाता मैम कह रही थी कि योग केवल शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, क्लींजिंग क्रिया, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, ये सारे अभ्यास को मिलाकर योग करते हैं और इसी से इसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो जो चीजें हमारे शरीर में अच्छाइयों को जोड़े, स्वास्थ्य की तरफ हमें अग्रसर करे, वो सारा योग है। इसी के साथ, योग के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस मॉड्यूल में आई है। बात इस प्रकार है कि भावनाएं हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं और इन्हें समझकर ही आंतरिक शक्तियों का विकास संभव है। तो श्रद्धा जी, ऐसे में मन में प्रश्न आता है कि बच्चों की किसी नकारात्मक भावना को सकारात्मक
भावना में बदलने हेतु शिक्षक किस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं? मॉड्यूल को करने के बाद ऐसी कौन सी चीजों में शिक्षक अपने आप में सक्षमता का विकास कर सकते हैं इस विषय में? जी सर, इस मॉड्यूल में भावनात्मक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुत सी बातें बताई गई हैं और हमें इस मॉड्यूल से बहुत अधिक मार्गदर्शन मिलता है कि बच्चों में किस प्रकार से भावनात्मक विकास किया जा सकता है। इस मॉड्यूल के अनुसार भावनाओं के बारे में जो बताया गया है, मैं उसे बताना चाहूंगी कि भावनाएं जो हैं वो उसका अर्थ होता है कि मार्गदर्शन करना या मतलब इसका एक लैटिन शब्द मूवरे, जिसका अर्थ होता है कि आगे बढ़ना या मार्गदर्शन करना। तो भावनाओं को पहचानना और भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देना, इस चीज को हमें समझना भी है और बच्चों को इस बारे में समझ भी उनकी विकसित करनी है। हमें बच्चों को मार्गदर्शित करना है कि जो हमारी व्यवहार होता है वो भावनाओं से प्रेरित होता है। जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, या जैसी हमें भावना होती है वैसा ही हमें महसूस होता है या हमें लगता है। जैसे एक रामायण की चौपाई है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब यदि हमें क्रोध की भावना है तो हमें समाज जो साधारण जो दूसरा व्यक्ति है वो हमें उसकी अच्छी बातें भी खराब ही लगेंगी। तो बच्चों में भावनात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले बच्चे ये जाने कि भावनाएं जो उनमें विकसित हो रही है वो उसको पहचाने, मतलब भावनाओं के प्रति उनकी एक समझ विकसित हो। उन परिस्थितियों को वो समझें जिस परिस्थितियां में ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब भावनाओं की उत्पत्ति को भी वो समझें कि अगर उनमें क्रोध या ईर्ष्या या उत्साह या खुशी की भावना जो जनरेट हो रही है, जो उत्पन्न होती है, उसके क्या रीजन है, उसके क्या कारक हैं, क्या उसके कह सकती हूँ कि मैं इंडिकेटर है। तो ये सारी चीजों को जब पहचानेंगे तो वो सही ढंग से अपनी भावनाओं को मैनेज कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। अगली बात जो है वो ये कि बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं हो पाती उनकी भावनाएं, उनके मन में वो बैठी रहती, जिसको वो कई बार व्यक्त करना चाहते हैं। तो अगर कई बार उनको पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं मिलता जहां पर वो अपनी भावनाओं को शेयर कर सकें, तो हमें एक एज अ फ्रेंड उनकी बातों को सुनना चाहिए, उन्हें वो पर्याप्त अवसर देना चाहिए कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। कई बच्चे शर्मीले होते हैं, उनसे हमें उनकी बातों को सुनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनने का काम करना पड़ेगा और उनको बहुत ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपनी बात हमसे कहें। जरूरी नहीं है कि वो शब्दों में ही कहें, शब्दों के अलावा वो चाहे तो अगर पेंटिंग के द्वारा यानी चित्रकला के द्वारा या कहानियों के माध्यम से या फिर डायरी लेखन के माध्यम से भी वो अपनी अभिव्यक्तियों को अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उनको सही दिशा देने का कार्य भी एक शिक्षक का होता है कि उन्हें सही दिशा में ले जाने का कार्य करे और उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, उसे महसूस करने और उनका सही कहा जाए क्रियान्वयन करने के हेतु वो उसको प्रोत्साहित करे। ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस मॉड्यूल में निकलकर सामने आती हैं। जी सर। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने एवं खुश रहने के तरीके भी मॉड्यूल में बताए गए हैं। तो सुजाता मैम, हमें आपसे इन तरीकों के बारे में जानना है जो इस मॉड्यूल को पढ़कर हमने सीखे हैं। जी सर, खुश रहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है, साथ में बच्चों का भी है। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे में किस चीज की कमी है और हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। और यदि आसपास के लोग हमारे गुण को पहचानते हैं और उसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी होती है कि ये व्यक्ति हमें जानता है, हमारे गुणों को पहचानता है। तो हम यदि अपने सुधार के क्षेत्रों को पहचान लें कि जहां हमारी कमजोरी है, हमें कहाँ सुधार करना है, यदि हम उनको सुधार के क्षेत्रों को पहचान लें तो हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं और इससे हमारी खुशी बढ़ती है और हमारी चिंताएं दूर होती हैं। हमारे जीवन में हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे जैसे मित्र, हमारे परिवार के लोग और शिक्षक, यदि हमारे लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, किसी भी कार्य के लिए कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो हमें अंदर से खुशी होती है
और खुशी मिलने से हम अच्छा महसूस करते हैं, और जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनी कमजोरी और जो कमियां हैं उनको दूर करने में मदद करती है, और उससे हमारा मानसिक विकास और भावात्मक विकास अच्छा होता है। यही बात बच्चों पर लागू होती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि शिक्षक जो हैं, बच्चे में यदि कोई चिंता है, आप कक्षा में देख लीजिए बच्चा गुमसुम बैठा है, चुपचाप बैठा है, तो उससे बातचीत करें कि वो क्यों चिंतित है, और फिर उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण दें, उससे बार बार कहें कि नहीं तुम अच्छे बच्चे हो और तुमने ये काम अच्छा किया है। तो जब उसके मन में उसकी प्रशंसा होगी तो वो अंदर से अच्छा महसूस करेगा, और ये उसके मानसिक विकास और भावनात्मक विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना है सर। ये सुजाता मैम के बातों में एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट, जो एक स्टेटमेंट इस मॉड्यूल में आया है कि महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो नए कौशल और क्षमताओं को सीखने के लिए आपका समर्थन कर सकते हैं, सीखने और व्यक्तिगत विकास के नए अवसर पैदा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को भी हम अपने साथ में रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा जी आपसे जानते हैं कि बढ़ते स्ट्रेस के युग में, जो कि आज के लिए बड़े एक कॉमन एक बीमारी जैसी हो गई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है या तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन एक बहुत बड़ा कौशल बनकर उभरा है। तो इसकी कुछ रणनीतियां जिसकी चर्चा इस मॉड्यूल में की गई हो, उसके बारे में श्रद्धा जी हमें आपसे जानना है। जी सर, जैसा कि वर्तमान स्थिति में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव है। इवन छोटा सा बच्चा भी जिसने भी दुनियादारी की समझ भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं तनाव में रहता है। तो तनाव को कम करने के हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होता है। इस मॉड्यूल में भी बहुत कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनमें से एक आध तरीका जरूर हम अपनी जिंदगी में अपनाते होंगे, जिसको जैसा तरीके में वो बेहतर महसूस करता होगा। तो कुछ तरीकों को जो इस मॉड्यूल में बताए गए हैं मैं उनको प्रस्तुत करूंगी। जैसे कि संगीत सुनना। संगीत वाकई अपने आप में ही एक कहा जाए कि टेंशन फ्री होने का ही एक रामबाण दवाई मुझे लगती है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्वयं भी इस बात पे प्रयास कर रही है या लागू करने वाली है संगीत शिक्षा, प्राइमरी शुरुआती स्टेज से ही संगीत शिक्षा देने की, क्योंकि वो भी ये मानती है कि संगीत व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही करने में, भावनात्मक विकास करने में एक बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो संगीत सुनना, अगर संगीत के इच्छुक, संगीत पसंद है तो तनाव को घटाने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण तरीका हमें मानसिक स्वास्थ्य के जो दीक्षा प्रशिक्षण था उसमें भी मिले थे कि बेचैन होने पर हम गहरी सांसें ले। ये उपाय भी कई बार हमें सुनने मिलता है कि गहरी सांसें लेने से भी हमारा जो तनाव है वो घटता है। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इसमें लगा कि तनाव वाली जगह से दूर हट जाना, क्योंकि कई बार तनाव कारक जो हैं वो अगर हम उन्हीं के सामने उपस्थित हैं तो वो तनाव घटने की जगह निरंतर बढ़ेगा ही। तो हमें ऐसी तनाव रहित स्थितियों, तनाव के कारक जो स्थितियां हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहने की प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण मैं जरूर बताऊंगी कि अगर हमें लगता है कि हम जिस व्यक्ति से हमें नाराजगी है, या अगर हमने कभी ऐसा लगता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया जिसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए, तो ये एक बताया गया इस मॉड्यूल में कि हम उसको पत्र लिख सकते हैं और ये गतिविधि हम कक्षा में बच्चों से करा सकते हैं। इसके लिए हमको बच्चों से बस इतना कहना है कि वो अगर किसी से माफी मांगना चाहते हैं या अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो वो एक पत्र में, एक कागज में लिख दें और उसको स्वयं पढ़ें, और यदि वो उसको क्लास में चर्चा करना चाहते हैं तो करें, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाद में उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। तो ऐसा करने से उनके मन के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं वो उनकी कागज में
आ जाती हैं वो लिख देते हैं और उनको बहुत ही हल्का महसूस होता है। इसके अलावा तनाव की स्थिति से निपटने का एक और तरीका है जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि आप उसको रचनात्मक विधि से भी दूर कर सकते हैं। कई बार तनाव की स्थिति को हम अपनी क्रिएटिविटी से भी तनाव रहित होने में मदद मिलती है हमें। हम अगर अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं या कुछ और क्रिएटिव काम कर सकते हैं तो हमें उस कार्य में लग जाना चाहिए, उससे हमारा तनाव जो है वो घट जाता है। इसके अलावा पिछले मॉड्यूल थे उनमें एक बात और आई थी कि जिस तरह से हमारे खाने पीने का समय निर्धारित होता है, हमारे कार्य करने का समय निर्धारित होता है, तो क्रोध का भी हम एक टाइम बना लें। क्रोध का भी हम ये सोचे कि अभी हमारा क्रोध करने का समय नहीं हुआ है, जब क्रोध का समय होगा तब हम करेंगे। तो वो एक जो क्षण है वो समाप्त हो जाता है और वो क्रोध या जो तनाव हमें उत्पन्न हो रहा है वो हमारा मैनेज हो जाता है। ये मैंने मानसिक स्वास्थ्य के प्रशिक्षण में सुना था, बहुत ही कारगर उपाय है। हालांकि अपने अपने तरीके होते हैं क्रोध को शांत करने के। इसके अलावा आप अपनी पसंद की फिल्म देखना या अपना कोई पसंदीदा काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो है कि अपनों से बात कर लीजिए। अपनों से बात करने से ही सारे तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। तो सबसे सहज तरीका तो यही है इस मॉड्यूल में। चलिए, इस तरह से कुछ ये तरीके मैंने आपको वो सुझाए जो इस मॉड्यूल में दिए गए हैं। जी सर। बहुत ही अच्छे रणनीतियों की आपने चर्चा की श्रद्धा मैम। इस मॉड्यूल में भावनात्मक कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत 2 केस स्टडीज दी गई है जिनके आधार पर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। सुजाता मैम से हम चाहते हैं कि इन निष्कर्षों के बारे में वो पढ़ें और हमें लगता है कि सुजाता मैम जो है इन निष्कर्षों की चर्चा काफी अच्छे से करेंगे। सुजाता मैम का माइक शायद अभी म्यूटेड है, तो श्रद्धा जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय में आप ही मतलब कुछ अपना अगर इस बीच में अपना मत रखना चाहें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें सर मॉड्यूल में 2 केस स्टडी दी गई हैं बहुत अच्छी। जैसे कि एक केस स्टडी थी, मैं पात्र के नाम मुझे अभी याद नहीं है। 2 मित्र रहते हैं, वो बहुत अच्छा मतलब एक बालक है वो पढ़ने में काफी अच्छा है, बहुत ही कुशल है, कुशाग्र बुद्धि का है। उसकी संगत ऐसे 2 मित्रों से होती है जो कि काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। धीरे धीरे वो फुटबॉल खेलना पसंद करने लग रहा है वो लड़का जो पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। हेलो। हाँ मैम, ठीक है मैम, बस जी सर, यदि मैं कंटिन्यू सर कनेक्शन बीच बीच में लिंक टूट रहा है सर, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप बस सुनिए मैम, है ना, हम लोगों की चर्चा अभी जारी है। जी सर, तो क्या मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ श्रद्धा मैम बिल्कुल करती जी सर। तो उसमें जब उसके माता पिता को पता चलता है कि भाई उसका जो बालक है उनका अभी तक पढ़ाई पे ही काफी ध्यान देता था, अब अचानक से वो खेल में खेलने लगा और उसको ये पता चलता है कि वो बहुत अच्छा खेल लेता है गेम। तो अब ऐसी स्थिति में एक ये विचार का मुद्दा बन जाता है कि क्या बच्चे को हमें खेल के में भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्या? कहीं खेल के कारण वो अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान कम नहीं कर देगा? ये सारी बातें माता पिता के मन में आ सकती हैं। तो हमें ये सोचना आवश्यक है कि बच्चों में की प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, हमें उनको निखारने का उनको पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इस बात से वो स्वयं बच्चा अवगत नहीं था कि वो बहुत अच्छा खेल सकता है उस खेल को, लेकिन जब उसे ये अवसर मिला तो वो बहुत अच्छा कर पाया। तो हमें हर बच्चे में ध्यान देना है कि हर बच्चे में गुण हैं, बहुत से गुण हैं, उनके गुणों को पहचानने और उनको अवसर देकर निखारने की बहुत आवश्यकता है। और हम शिक्षकों, माता पिता के साथ साथ अगला कर्तव्य हम शिक्षकों का ही इस दिशा में होता है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बच्चे हमारे साथ व्यतीत करते हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी और आई है इसमें कि एक शालिनी नाम की लड़की है, उसमें थोड़ी सांवली कलर की है। उसको अपने स्कूल के नाटक में एक नृत्य परफॉर्म करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी कुशल नृत्यांगना है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। लेकिन उसके जो मित्र हैं वो उसका उपहास बनाती है, कहती है कि तुमको मतलब नृत्य में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम दिखाई नहीं दोगी, तुमको अधिक लाइट तुम्हारे चेहरे पे डालना पड़ेगा, सारी वगैरह वगैरह बातें।
जिससे वो थोड़ा हताश होती है। लेकिन उसका दूसरा मित्र उसको ये सलाह देता है कि तुम कोई अच्छी ब्यूटी क्रीम लगाओ जिससे तुम गोरी हो जाओगी और तुम बहुत अच्छा दिखोगी। लेकिन उस बालिका का जो सकारात्मक जवाब है वो हम सभी के लिए मार्गदर्शन एक प्रेरणा स्वरूप है। शालिनी कहती है कि मुझे अपने रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ और मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जैसी हूँ उसको मैं स्वीकार करती हूँ। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में जो है हम उस खूबी को स्वयं पहचाने। यदि वो कोई चीज हमें नहीं है लेकिन दूसरी चीज है तो हम उसको महत्व दें, ना कि उसे जो हमारे पास नहीं है। तो इस बात को हमें समझना है। ये दो जो हम केस स्टडीज में दी गई हैं वो हमें सोचने पर विवश करती हैं कि ऐसे कई बार हमारे पास क्लास में मुद्दे आते हैं। कई बार कोई लड़की को हम डांस परफॉर्म में लेते हैं, वो सांवली है या कद काठी में थोड़ा कम है, तो हम उसको केवल उसके रंग रूप या आकार बनावट के आधार पर ना आके उस गुण के आधार पे आके जिसके लिए उसको रखा है हमने। अगर वो नृत्य करने के लिए माहिर है तो बाकी चीजें उसके सामने सेकेंडरी हो जाती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा को आगे बढ़ाते हैं श्रद्धा जी। इस मॉड्यूल में स्वस्थ आदतों के बारे में भी काफी विस्तार से बताया गया है। तो प्रश्न आपसे है कि स्वस्थ आदतों के बारे में तथा एक वयस्क के रूप में संतुलित आहार से संबंधित किन बातों को आप बताना चाहेंगे श्रद्धा जी? जी सर, इस मॉड्यूल में एक वीडियो भी हम देखने में आता है जिसमें एक शिक्षक अपने बच्चों से बात कर रहा होता है। दो विद्यार्थी हैं, उनसे स्वस्थ रहने की आदतों पर बात करता है और इससे उसको पता भी चलता है कि बच्चों में क्या वो स्वस्थ रहने की आदतें हैं, क्या उसके बारे में उनको जानकारी है, और जहां नहीं है वो उनको देता भी है। तो ऐसा ही हमें अपने कक्षा में बच्चों के साथ करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वस्थ रहने की आदतों के संदर्भ में बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए और उसके तारतम्य में उनको सही मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। जैसे साधारण जो आदतें हैं जो बच्चे करते हैं कि ब्रश करना, नहाना, शरीर की साफ सफाई करना, शौचालय का सही उपयोग करना, उसको स्वच्छ रखना, इसके अलावा खान पान की आदतें। तो इन आदतों पर हमें बच्चों से चर्चा करते रहना चाहिए और उनको इस आदतों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में समझाना चाहिए और बुरी आदतों के दुष्प्रभावों के बारे में भी उनको समझाना चाहिए, जिससे वो एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जब अगर बच्चों में बचपन से ही इन आदतों का समावेश हो जाता है तो उनके जीवन पर्यंत वो आदतें, अच्छी आदतें बनी रहती हैं। तो एक प्रारंभिक स्तर पर हमें सभी शिक्षकों का दायित्व बन जाता है कि हम अच्छी आदतों को डेवलप करें। अब संतुलित आहार की बात जहां तक आती है तो संतुलित आहार हम बच्चों के साथ साथ बड़े सभी उम्र के लोगों के लिए संतुलित आहार की उपयोगिता है। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हमें शरीर की कार्य क्षमता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो हमारा भोजन कैसा हो कि हमें एक जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके। तो इस संदर्भ में इस मॉड्यूल में जो बताया गया है कि भाई संतुलित आहार, और हम स्वयं भी जानते हैं कि एक संतुलित आहार में 3 तरह के भोजन का समावेश होना नितांत आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन जैसे दाल चावल या जो भी हम अनाज लेते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इसकी अधिक से अधिक मात्रा हमें उनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो भोजन है वो है आपका प्रोटेक्टिव फूड, यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन जिसमें आपके फल या सब्जियां आते हैं। उनका भी सेवन हमें एक पिरामिड जो दिया गया है इस मॉड्यूल में, वो पिरामिड हमें बताता है कि पिरामिड का जो शीर्ष है वो ऊपर की तरफ है और ये शीर्ष का ऊपरी भाग कम से अधिक नीचे की तरफ हम अधिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पिरामिड के निचले सिरे पर हमारे एनर्जी गिविंग फूड है, यानी हमें इनकी सर्वाधिक मात्रा लेनी है। पिरामिड पे जब हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे प्रोटेक्टिव फूड आ जाते हैं जिसमें फल या सब्जी हैं जिनकी मात्रा एनर्जी गिविंग से थोड़ी कम भी हो सकती है। इसके बाद अगला जो होता है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी शारीरिक विकास करने वाले भोजन।
जैसे हमारा शरीर का विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, तो ये प्रोटीन मांसाहारी भोजन से भी प्राप्त होता है और शाकाहारी जैसे दूध है या दूध से बने हुए जो दूसरे प्रोडक्ट है उनसे प्राप्त होता है। तो तीसरे नंबर पे ये आता है, मतलब इनकी मात्रा भी हमें एक संतुलित रूप में लेनी चाहिए। और सबसे कम मात्रा में लिए जाने वाला फूड है आपका वसा, तेल और शर्करा। ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड ही है, लेकिन इसको पिरामिड में सबसे ऊपर स्थान पे रखा गया, यानी इनकी मात्रा कम होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को भी इस संतुलित आहार के पिरामिड को आधार बना करके बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनको किस प्रकार का भोजन किस मात्रा में और कैसे लेना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। जी सर। चर्चा में आगे बढ़ते हैं श्रद्धा जी, और इस मॉड्यूल में कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं विज्ञान और गणित के, जिनको स्वास्थ्य और कल्याण के घटकों को इन टॉपिक में समेकित करते हुए पढ़ाने के संदर्भ में बातें की गई हैं। तो इन बातों को बताते हुए, मतलब इन बातों को हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल में बताया गया था कि विज्ञान में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे हम हेल्थ रिलेटेड बात कर सकते हैं। नाम अगर ले तो रिसोर्सेज ऑफ फूड, हिस्ट्री ऑफ फूड है, वाटर है। अगर वाटर के बारे में हम बात करें तो हम बता सकते हैं बच्चों की कि वाटर को जो इतनी आसानी से हमें तो मिल रहा है, लेकिन कई गांव में उसमें कई किलोमीटर लोगों को चल कर जाना पड़ता है, वाटर उनको आसानी से नहीं मिल रहा है। इन सब बातों से हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है जब बच्चे ये सुनते हैं। इसी प्रकार से गणित में अगर हम पढ़ाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर बॉडी मास इंडेक्स निकालना है तो हमें उसे डिवाइड करना है कि कितनी कैलोरी खाना है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। तो ये सारी चर्चा जो मॉड्यूल में थी वो विज्ञान या गणित जैसे विषयों में स्वास्थ्य के घटकों को समेकन करने के विषय में थे। इसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस मॉड्यूल में विद्यालयों की सुरक्षा और निर्भयता को सुरक्षित करने की दिशा में भी बातें की गई है। तो श्रद्धा जी, आपसे जानना है कि इन दिशाओं में शिक्षक किस प्रकार बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए प्लीज। जी सर, इस मॉड्यूल में जैसे कि नाम है इसका सुरक्षा और निर्भयता, बच्चा किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखे और किन तरीकों को अपनाकर वो एक निर्भय जीवन जी सकता है, इस संदर्भ में इस मॉड्यूल में 4 महत्वपूर्ण जो बात है उन पे ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले मैं इन चारों के नाम लेना चाहूंगी। सर्वप्रथम इसमें सड़क सुरक्षा हम सभी इससे जानते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को बच्चों में ट्रांसफर करना है। इसके उपरांत यौन उत्पीड़न और हिंसा के बारे में भी हम बात करूंगी मैं अभी इसी क्वेश्चन में, और आपदा प्रबंधन और साथ ही इंटरनेट और गैजेट्स का उपयोग। इन 4 बिंदुओं पर इस मॉड्यूल में सुरक्षा और निर्भयता से संदर्भित बात कही गई है। जिसे पहला जो बिंदु है मैंने अभी का बताया, सड़क सुरक्षा के नियम जो है उनको हमें बच्चों के साथ बातचीत के दौरान उनको स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो असावधानी पूर्वक काम करते हैं। तो एक टीचर होने के नाते हमें उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए कि बच्चों, हमें सड़क पे चलने के क्या नियम होते हैं, सड़क पे जो सिग्नल्स होते हैं उनका क्या महत्व है, उनकी लाइट्स हमें क्या इंडिकेट करती है। साथ ही यदि हम पैदल चल रहे हैं तो हमें पैदल फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो इन बातों को हमें बच्चों को समझाना चाहिए और बच्चे क्या जानते हैं उनसे भी स्वयं पूछना चाहिए, ताकि वो भी अपने विचार दे पाएंगे और बाकी बच्चे भी सुनेंगे जो लोग ये नहीं समझते। इसके अलावा सिग्नल जंप करने का क्या परिणाम हो सकता है, हमें इनके बारे में भी उनको जानकारी देना चाहिए कि यदि हम ऐसा ना करें, इन नियमों का उल्लंघन करें, तो किस तरह की हानियां हमें उठानी पड़ सकती हैं और हमारे परिवार को उठानी पड़ सकती हैं। इनसे भी हमें उनको सचेत करना चाहिए। अगला चीज जो है वो है हमारा हिंसा और उत्पीड़न। हर बच्चा अपनी उम्र के किसी न किसी पड़ाव में इनका शिकार हो सकता है और उसके बारे में उसके मन में कहीं ना कहीं गोपनीयता रहती है जो कि वो शेयर नहीं करता है। तो हमें इस चीज को बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो
या भावनात्मक हिंसा हो, बच्चों के को कोई शारीरिक दंड दिया गया हो, या उनके साथ कोई क्या कहते हैं गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हिंसा उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। हमें बच्चों को अवेयर करना है कि वो इनके विरुद्ध सशक्त बने, मतलब इन बातों को दबाने की जगह इनका प्रतिकार करना सीखें, अपनी बात को वो शेयर करें अपने माता पिता या उनसे जिन पर उनको विश्वास है, और एक अपना चैन, एक सुरक्षा तंत्र का निर्माण वो स्वयं करें, जिसमें उनके उन लोगों को सम्मिलित करें जिन पर वो विश्वास करते हैं, जिनसे वो मदद की अपेक्षा रखते हैं, और जिस पर उनको लगता है कि हमें जरूरत पड़ने पर अवश्य सहायक होंगे। तो ऐसे लोगों को हाँ वो कॉल करके अपनी समस्या को या बात करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। साथ ही अगर कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो तो वो उस स्थान से वो हट जाएं, और किस तरीके से अपने आप को सुदृढ़ बनाते हुए उचित रूप से इसको प्रबंधित करें, इन बारे में हमें बच्चों से खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और ये चीज जरूर डेवलप करें बच्चों में कि ये झिझक या शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि वो जितना इस चीज में आगे बढ़ेंगे वो और अधिक प्रताड़ित होते जाएंगे, और वो उनका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा गिरता जाएगा। तो इसलिए हमें उनसे खुलकर बात करके उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता है एज अ टीचर। इसके अलावा इंटरनेट और गैजेट्स वर्तमान की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे हर वर्ग, मैं ये कहूँ कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी इनका भरपूर उपयोग करते हैं। और उपयोग करना गलत नहीं है, क्योंकि आजकल जानकारी का एक बहुत सटीक माध्यम हमारे सामने है, लेकिन इसके अधिक उपयोग और गलत तरीके से उपयोग के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इनके बारे में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए कि इंटरनेट का जो हम उपयोग करते हैं वो हम अपने बड़ों या माता पिता की उपस्थिति में करें और इसका सही उपयोग करें। गलत व्यर्थ बातों के लिए इसका उपयोग ना करें, तभी हम हमारे लिए ये उपयोगी साबित होंगे। मीडिया में बहुत सी चीजें आती हैं, उन पर हमें आंख मूंद कर विश्वास ना करें, उनकी सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करें, और जब तक हमें उनकी सच्चाई के बारे में पता ना हो उन्हें फॉरवर्ड भी ना करें, और उनके माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति से मिलना जुलना या बात करना या वीडियो कॉलिंग करना, इससे बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो इन चीजों के प्रति हमें बच्चों को सतर्क करने की बेहद आवश्यकता है, लेकिन हम ये भी बताएं कि सुरक्षित तरीके से हम कैसे इनका उपयोग करें ताकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये चौथा है। आपदा प्रबंधन ये अचानक से आने वाली घटना होती है जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जानकारियां तो हम पहले से रख सकते हैं, जैसे कि बाढ़ है या भूकंप है, ये अचानक से आने वाली आपदाएं हैं। तो बच्चों को और साथ साथ टीचर्स को भी और स्टाफ को भी एक प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है, और स्कूल में ही इनका एक मॉक ड्रिल कराना या इन पर सेमिनार आयोजित करके या बच्चों के बीच को अवेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी कभी कोई परिस्थिति निर्मित हो तो हम सही ढंग से उसका प्रबंधन कर सके। तो इस प्रकार से हम बच्चों में सुरक्षा और निर्भयता को बढ़ावा दे सकते हैं। जी सर। काफी विस्तार पूर्वक आपने, श्रद्धा जी, आपने बात किया। हिंसा और उत्पीड़न एक शब्द आ रहा था इसमें, तो इसमें एक 2 स्थितियों वाला वीडियो इस मॉड्यूल में दिखाया गया था, जिसमें बताया गया कि हिंसा जो है वो केवल मारपीट ही हिंसा नहीं है, बल्कि गलत तरीके से बात करना भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए बात अगर शिक्षकों के बारे में हो रही है तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों से भी बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उसे विश्वास में लेकर उसके जो भी कमजोर पक्ष है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक बालक की क्वालिटी है, तो उसका जो वीकनेस है उसको सुधारने का प्रयास शिक्षक को सतत रूप से करना चाहिए, लेकिन अच्छे के साथ, विश्वास के साथ, गुड टच और बैड टच के बारे में भी उसको बताना चाहिए, ताकि अपनी वाणी से भी किसी भी प्रकार से बच्चे का यौन उत्पीड़न ना हो सके। काफी विस्तार पूर्वक श्रद्धा जी, सुजाता मैम, हम लोग निष्ठा के मॉड्यूल 3 पर जो कि विद्यालयों के स्वास्थ्य और कल्याण विषय पर आधारित था, इस पे हमने काफी व्यापक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा की। उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथी इसका बहुत ही फायदा उठाएंगे। तो आज की ये चर्चा हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। श्रद्धा जी से केवल एक बात इसमें ये कि अगर कुछ
आप ये मीडिया से संबंधित भी बात बहुत कर रही थी, तो शिक्षकों के प्रति कुछ स्पेशल संदेश, मार्गदर्शन या पूरा ओवरऑल कुछ आप संदेश देना चाहें जी इस सर। मॉड्यूल के बारे में, तो जी सर। जरूर आपका स्वागत है। सर एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे कि गैजेट्स या वीडियो वगैरह या जो भी इंटरनेट का हम व्यापक उपयोग कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने चर्चा की, बच्चों को हमें इसके सही पक्षों के बारे में बताना चाहिए। और साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि जो बच्चे जो अपराध आजकल हो रहे हैं, वो केवल वास्तविक रूप से नहीं हो रहे हैं, बल्कि आभासी दुनिया के भी हो रहे हैं, जो कि इंटरनेट या आपके मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। तो इनसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हमें मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, और स्वयं भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें स्वयं को पहले इन चीजों पर नियंत्रण करना आवश्यक है कि हम उसको सही ढंग से मैनेज करें। हम भी अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा नेट का उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। शायद ये हमारी वर्तमान की आवश्यकता बन गई है, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। लेकिन इनके लिए, इनके साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या को प्लान करने की बहुत जरूरत है। हम अपना दिनचर्या को प्लान करें तो हमें पाएंगे हम कि हमारा दिन का अधिकांश समय जो कि उपयोगी कार्यों में जा सकता था, हम कुछ नया सीख सकते थे, वो सारा समय हम इस मीडिया को दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जो समय चला जाता है तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो हमें बच्चों को भी ये समय देना है कि बच्चे भी अपना टाइम निर्धारित करें कि उन्हें कब क्या देखना है, कितना देखना है और कितना आवश्यक है उनके लिए देखना, ये चीजें वो डिसाइड करें। वो ये भी देखें कि हमारा जो टाइम टेबल बना है उसमें हमारा नया सीख पा रहे हैं हम कि नहीं, हम कुछ नया करने की दिशा में बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, हम अपने लोगों से बात करने में के लिए समय निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो इन चीजों, मुद्दों को वो जरूर सोचें और इसके बाद सुरक्षित तरीके से उपयोग करें, लेकिन एक सीमित दायरे में करें, अनावश्यक चीजों से बचें और इस आभासी दुनिया को सत्य मानने की भूल ना करें। इस चीज को हमें उन्हें जरूर मार्गदर्शन करना है। तो जाहिर ये गैजेट्स है, इंटरनेट या जो भी कुछ है, ये हमारे लिए एक बहुत ही लाभदायक होगा यदि हम इन चीजों से बचकर कार्य करें। तो जैसे ये ओवरऑल मॉड्यूल है वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बेस्ड था, और इसको पढ़कर हम स्वयं भी, हम सभी शिक्षक स्वयं अपने प्रति भी जागरूक हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें भी बहुत कुछ पता नहीं था जो इस मॉड्यूल के द्वारा हमें पता चला, और सबसे जरूरी चीजें हमें ये पता चली कि हम इनका ट्रांसफर बच्चों में कैसे करें। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें बच्चों तक ले जाना है इन चीजों को और कैसे उनको मोटिवेट करना है। ये मॉड्यूल हमें इन चीजों को पूरी तरह से, इन उद्देश्यों को जो मैंने आपको शुरू बताए थे, वो उद्देश्यों को पूर्ण करने में पूरी तरह से ये मॉड्यूल हमारी सहायता करेगा। जी श्रद्धा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने शिक्षक साथियों से इस मॉड्यूल के बारे में चर्चा की। शारीरिक और मानसिक के साथ आपकी चर्चा में इस पॉइंट को रखना मैं चाहूंगा कि शारीरिक और मानसिक के साथ भावनाएं जो है, हमारी जो भावनाएं हैं वो पूरे हमारे विचारों की संवाहक हैं। तो भावनाएं यथासंभव शुद्ध और रचनात्मक होनी चाहिए। भावनाओं के बारे में भी इस मॉड्यूल में काफी व्यापक तरीके से बात की गई है, और यह सारी चीजें एक प्रैक्टिस से अचीव हो सकती है। तो उम्मीद है कि निष्ठा प्रशिक्षण का ये तीसरे मॉड्यूल पर हमारी चर्चा आपके लिए कुछ न कुछ सार्थक एक दिशा तय करेगी, और पुनः हम निष्ठा के चौथे मॉड्यूल के साथ शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी श्रद्धा अग्रवाल जी, सुजाता पंड्या मैम और तकनीकी मार्गदर्शन देने वाले आदर्श श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, और आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।